लाइव है। नमस्कार एमपी, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, आपके लिए कार्यक्रम लेकर आए हैं हम। आज है सोमवार का दिन, यानी कि आपसे मेरी मुलाकात का दिन। जी हाँ, कार्यक्रम को हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे रंगों से सजाया है। बहुत सारी खास जानकारियाँ, विषय विशेषज्ञ और हमारे मेहमान आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम नमस्कार एमपी एक सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है, यानी कि एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं आप, सीधे बातचीत कर सकते हैं विषय से संबंधित हमारे विषय विशेषज्ञों से। इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारे फ़ोन नंबर्स, तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर। साथ ही ये टेलीविज़न स्क्रीन पर भी फ्लैश किए जा रहे हैं। भोपाल के एसटीडी कोड 0755 के साथ आपको डायल करना होगा 2660049। दर्शकों, इसके साथ ही हमारे पास एक शुल्क रहित नंबर है जिसके ऊपर कोई भी शुल्क लागू नहीं किया जाएगा। वो नंबर है 1800-233-0040। तो दर्शकों, अगले 1 घंटे तक ये दोनों ही लाइंस आपके लिए ओपन है। कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप कॉल करके विषय से संबंधित सवाल हमारे विषय विशेषज्ञ से कर सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज बहुत ही खास दिन है। जी हाँ, श्रावण माह का प्रथम सोमवार है। तो आइए भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम और आपको दिखाते हैं कि आज के कार्यक्रम में आज की तिथि क्या है। जी, विक्रम संवत 2080 के श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। दिन है सोमवार, तारीख है 10 जुलाई 2023, सावन का प्रथम सोमवार। आप सभी को श्रावण माह के प्रथम सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी दर्शकों, इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि आज के दिन घटित हुई घटनाओं में इतिहास का क्या महत्व है, यानी कि इतिहास में आज क्या कुछ घटित हुआ था। और इतिहास को जान लेना हमारे लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि अतीत को जानना, वर्तमान को समझना और भविष्य को सुधारना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। तो आइए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। सन 1800 का इतिहास आपको बता रहे हैं। ब्रिटिश राज के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेजजली ने बंगाली हिडियानंद उपमहाद्वीप के अन्य स्थानीय लोगों को बढ़ावा देने के लिए फोर्ट विलियम में भारत के विलियम कॉलेज की स्थापना आज ही के दिन की थी। सन 1806 भारतीय सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया जब वे वेल्लोर किले में थे। सन 1997 फिजी में नए संविधान की मंजूरी के साथ भारतीय समुदाय को राजनीतिक अधिकार आज ही के दिन मिला था। दर्शकों, सन 2008 भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को बेस्ट ऑफ बुकर पुरस्कार आज ही के दिन प्रदान किया गया था। बहुत ही खास इतिहास आज हमने जाना कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और अब आइए दर्शकों, आपको बता देते हैं कि आज किन खास लोगों का जन्मदिन है। इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आज हमारे जो भी दर्शक 10 जुलाई के दिन हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, उन सभी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज किन खास हस्तियों का जन्मदिन है। आपको दिखा रहे हैं, आज श्री असद भोपाली जी का जन्मदिन है। जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आप टेलीविज़न पर उनका चित्र देख पा रहे हैं। जी हाँ, सुनील गावस्कर। जी हाँ दर्शकों, भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज के नाम से जाने वाले सुनील गावस्कर जी का आज जन्मदिन है। उन्हें भी दूरदर्शन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आज परवीन सुल्ताना जी का जन्मदिन है। आपको बता रहे हैं आज इनका जन्मदिन है। खास बात यह है कि महज 23 साल की उम्र में परवीन सुल्ताना जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बहुत ही सुंदर गायिका। दर्शकों, आज प्रकाश पादुकोण स्पोर्ट्समैन, इनका भी आज जन्मदिन है। प्रकाश जी को भी बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी, तो आज हमने यहाँ पर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। चलिए अब बढ़ते हैं विचार की तरफ, क्योंकि विचार हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आइए देखते हैं आज का विचार क्या है। आज का विचार है, अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जी हाँ दर्शकों,
देखिए, ये विचार कितना प्रेरणादायक है और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम विचार अपने जीवन में रखते हैं, उसका असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। तो अगर हम समस्या के पीछे भागेंगे तो समस्या बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर हम उसी ऊर्जा को समाधान की तरफ लेकर जाएंगे और प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढेंगे, तो हम जो है इसका सल्यूशन पाकर अपने जीवन को और भी आसान बना सकते हैं। तो दर्शकों, इसी बात के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज कार्यक्रम में हम आज की बात में किस विषय पर बात करने वाले हैं। बहुत ही खास विषय आज हमने चुना है कार्यक्रम में बात करने के लिए और आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना विषय पर। जी हाँ, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री प्रजातंत्र गंगेले जी। मैं उनका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। जी, आप युवा उद्यमी हैं, साथ ही आप संयोजक भी हैं और आप बहुत सारी योजनाओं को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और आज दर्शकों, हम इनसे इस विषय पे बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस विषय से संबंधित, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो हमारे विषय विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। आप उनसे सीधे बातचीत कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान से। आज हमारे साथ बहुत ही ऊर्जावान एक ऐसे व्यक्ति कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं जिनका नाम है श्री मनोज श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। जी, आप काउंसलर हैं, इंटरनेशनल गाइड हैं, इसके साथ ही न जाने 33 वर्षों का अनुभव आपके साथ है और 20 से ज़्यादा सेक्टर में लोगों को मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। तो आप सोचिए दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम कितना ऊर्जावान है। अगर आप अपने करियर से जुड़े हुए किसी भी सवाल का जवाब लेना चाहते हैं, अगर आप आत्मविश्वास में कमी लग रही है आपको आपके जीवन में, आप आगे बढ़ना चाहते हैं परंतु आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आज हमारे कार्यक्रम में एक मार्गदर्शक भी हैं। आप तुरंत कॉल करके श्री मनोज श्रीवास्तव जी से बातचीत कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। सबसे पहले प्रजातंत्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। श्वेता जी, सरकार जो है एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करती है और उसी अप्रोच को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीखो कमाओ योजना जो कि युवाओं के लिए लेके आए हैं। जैसे हमारे शरीर में सभी प्रकार के जो भी हमारा शरीर है, हमारे हाथ पैर काम करते हैं, उसी प्रकार से जो समाज की जो रचना है, उस रचना में वो महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो और चाहे हमारे बच्चे हों, उनके लिए सरकार जो है अलग अलग प्रकार की योजनाएं लाती हैं। जी। तो एक युवा वर्ग जो ऐसा वर्ग था जो कि कुछ काम करके आगे बढ़ के करना चाहता है जी, लेकिन परिस्थितियों के कारण से कभी कहीं कुछ कमी रह जाती है, तो उसके लिए सीखो कमाओ योजना कई बार जो है आर्थिक स्थिति ठीक होने के स्थिति ठीक ना होने के कारण से कई युवा जो है वो इंटर्नशिप नहीं कर पाते हैं और महानगरों में नहीं आ पाते हैं। जी। तो इस योजना के माध्यम से उनको एक अवसर मिला है कि वो उद्योग में जाके इंटर्नशिप भी कर सकते हैं और वहाँ पर जाके उनको जो मानदेय मिलने वाला है उसके माध्यम से वो अपना एक, मुझे लगता है कि एक पीस ऑफ माइंड के साथ काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कई दफ़ा आर्थिक समस्याओं के कारण युवाओं को आगे बढ़ने में बहुत सारी मुश्किल आती है। परिवार का साथ होता है परंतु ऐसी कुछ स्थितियां बन जाती हैं जिससे वो काम की ओर अग्रसर नहीं हो पाते हैं और यहाँ पर ये मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना उनके लिए एक पुल का काम कर रही है, एक सेतु का काम कर रही है। वो उन्हें जोड़ेगी, आर्थिक सहयोग देगी, साथ ही साथ एक जो गैप है उसको फिल करेगी। गैप से मेरा मतलब है दर्शकों कि अगर युवा स्किल्ड हो गए, अगर वो उनका कौशल विकास पूर्ण रूप से हो गया तो वो इंडस्ट्री के साथ काम कर पाएंगे और इस तरह इंडस्ट्री को भी स्किल्ड लोग मिलेंगे और वो भी अच्छे से काम कर पाएंगे। जी, आइए बात करते हैं श्री मनोज श्रीवास्तव जी से। मनोज जी, आज बहुत ही अच्छा विषय हमने कार्यक्रम में चुना है और जैसा कि हमारी आपसे बातचीत हुई, आपका बहुत ही लंबा अनुभव रहा है, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति से आज मेरी बातचीत हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि जब बच्चे स्पेशली स्कूल में होते हैं, जब इनिशियल लेवल पे इस दौर में होते हैं कि उन्हें अपना विषय चुनना होता है, अपना भविष्य चुनना होता है, तो अक्सर अभिभावक और बच्चे दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभिभावकों का क्या भूमिका होती है और किस प्रकार उन्हें बच्चों को सहयोग करना चाहिए? जी श्वेता जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये एक बहुत ज्वलंत समस्या है, बरसों से चली आ रही है और एक्चुअली इसी समस्या के चलते कई बच्चे आगे जाके बहुत कंफ्यूज स्टेट में अपना भविष्य का डिसीजन
नहीं ले पाते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं या फिर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले देखिए, वो बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसको अभी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है कि कौन सा करियर उसके लिए अच्छा रहेगा। तो ये अभिभावक होने के नाते जी इनका कर्तव्य है अभिभावकों का कि बच्चे की रुचि देखें सबसे पहले किस में है, उसका बैकग्राउंड देखें, उसकी एक्सपर्टीज़ या उसका ज़्यादा रुचि किस चीज़ में आ रही है और वो किस चीज़ में अच्छा कर सकता है। अब वो एक्चुअली वो टाइम ख़त्म हो गया श्वेता जी, जब पेरेंट जो चाहते थे वही बच्चा बनने की कोशिश करता था, और उस टाइम करियर ऑप्शन भी बड़े लिमिटेड थे। पर आज इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं कि मतलब बच्चा ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या बैंकर बने, वो बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत अच्छे हैं जिसमें चलकर वो अपनी करियर की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, बहुत नाम कमा सकते हैं और सुख सुविधा भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए जुटा सकते हैं। ऐसे कुछ कोर्सेज मैं अभी आने वाले समय में बताऊंगा आपको कि और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, आपके प्रश्न का वापस से जवाब दूंगा कि एज पेरेंट्स हम सभी का ये कर्तव्य है कि बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का मानसिक दबाव हम ना बनाएं। बिल्कुल। आप अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि इस बच्चे ने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, क्योंकि वो बहुत तनावग्रस्त था। जी ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है और इस विडंबना से हम पार तभी पा सकते हैं जब पेरेंट्स और बच्चे दोनों का मानसिक सोच का संतुलन बराबर हो, वो एक ही जैसा सोचें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा जी। मनोज जी, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आज इस तनाव भरी जिंदगी में जी हाँ, सामाजिक स्तर पर और अगर देखा जाए तो सोशल और पारिवारिक स्थितियाँ असमंजस में रहती हैं, बिगड़ती बनती जी रहती हाँ, हैं और बिल्कुल। तनाव अपने आप ही जो है बाहर आ हाँ, जाता जी है। हाँ। इसका सीधा असर बच्चों पे पड़ता है। बिल्कुल। तो परिवार में कैसा माहौल रखना चाहिए? क्या अक्सर देखा गया है कि कंपैरिजन बहुत होता है बच्चों के बीच बिल्कुल, में। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली श्वेता जी। और अक्सर जो है ना, ये देखा गया है कि बच्चों के फ्रेंड्स के मम्मी पापा, पड़ोसी, इवन रिश्तेदार, जी ये लोग ऐसा प्रेशर डेवलप करते हैं कि देखो उसने तो वो कर लिया, तुम क्या कर रहे हो। तो बच्चा अनचाहे प्रेशर में आ जाता है, ना चाहते हुए भी। इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि जो मम्मी पापा, जो कि किसी भी बच्चे का प्रथम पाठशाला होती है, जैसा हम सब बिल्कुल, सुनते देखते बिल्कुल, आए हैं, बिल्कुल, हम सब बिल्कुल। भी उसी से निकले हैं। जी 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 तो पेरेंट्स का ये नैतिक कर्तव्य है कि बच्चे को ओपन माइंडसेट दें कि जो भी बच्चा सोच रहा है, जो करना चाहता है या जो भी उसके मन में चल रहा है, खुलकर अपनी बात व्यक्त करें। उसको ऐसा माहौल देना पड़ेगा। ये यानी इस कि समय हमें की शुरुआत घर से ही करनी होगी और बिल्कुल। आपस में बातचीत, आपस में संवाद बेहद जरूरी है। बहुत ज़रूरी है और जी। ये समय की डिमांड भी है। जी, और अक्सर देखा गया है कि कुछ परिवारों में या तो माता पिता कम बोलते हैं या जी बच्चे हाँ। कम बोलते हैं और जी हाँ। यहीं पर जो है संवाद पूर्ण रूप से नहीं हो पाता और जी। तब अक्सर इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल। बिल्कुल दर्शकों, हम बात करते रहेंगे इस विषय पर। अगर आपका कोई प्रश्न है, अगर अभिभावक हमारा एक कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो वो कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए टेलीविजन स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स पर। आइए कुछ जानते हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के विषय में। प्रजातंत्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने हमको बताया कि इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का। अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होंगे जिनकी आवश्यकता युवाओं को पड़ेगी, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएं। श्वेता जी, इसमें जो सरकार का पोर्टल है जी। mmsky.gov.in, जब आप उस पर जाएंगे तो उसमें पंजीयन करने के लिए एक जो वेब लिंक आता है जी और उसके बाद उसमें आधार कार्ड, समग्र आईडी और फिर रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर जी और बैंक का जो आपका खाता है और आपकी जो मार्कशीट, यदि आपने आईटीआई किया हुआ तो आईटीआई की मार्कशीट, आपने डिप्लोमा किया हुआ तो उसकी मार्कशीट जी और इंटरमीडिएट किया हुआ तो उसका मार्कशीट, और उसके बाद यदि पर हायर एजुकेशन में आप गए हैं जी तो उसका मार्कशीट आपको ऐसे डॉक्यूमेंट उसमें लगाने पड़ेंगे। जी, और ये बेहद आवश्यक है। युवाओं के लिए नया अवसर है ये। यहाँ पर वो अपने आप को कौशल विकास के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी ले सकते हैं सरकार की ओर से। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये पहल है हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए कि अगर वो स्किल्ड होंगे, अगर वो कौशल पूरी रूप से कौशल होंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, बेहतर भविष्य की ओर जाएंगे। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं।
दमोह से हमें महेंद्र पटेल जी ने कॉल किया है। कार्यक्रम नमस्कार एमपी में महेंद्र जी आपका स्वागत है जी। नमस्कार, मैं महेंद्र पटेल दमोह से बोल रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र का युवक है जी वो योग्यता रखता है, शिक्षित है, बैंक में खाता है, सब डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर जैसे उसकी आयु सीमा क्या है, उसके आधार पर कितनी आयु सीमा और कैसे वो कितना लोन लिख सकता है, वो कहाँ संपर्क करे, वो कहाँ सीखे कि अपनी मतलब लीव कैसे जोड़ सके, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। नमस्कार मैम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए कार्यक्रम में। जी प्रजातंत्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, महेंद्र पटेल जी जानना चाहते हैं कि क्या आयु निर्धारित की गई है सरकार की ओर से इस योजना का लाभ लेने के लिए? महेंद्र जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। इसमें 18 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के बीच में आयु का निर्धारण किया गया है जी और जैसा कि आपने कहा कि पढ़ा लिखा युवा है तो स्वाभाविक वो 12वीं से लेके यदि उसने हायर एजुकेशन किया हुआ है तो वो इसमें पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और उद्यमी योजना के बाद इसमें यदि वो वहाँ से कौशल सीखता है और सीखने के बाद उद्यमी योजना के माध्यम से वो मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना में भी, जैसे आपने कहा कि बैंक में अप्लाई कर सकता है और वहाँ पर अप्लाई करके और वहाँ से लोन लेके वो अपना भविष्य आगे बढ़ सकता है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसे कि आपने बताया कि 29 वर्ष के आयु तक के युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम योग्यता की बात करें तो प्रजातंत्र जी कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि योग्यता अनुसार क्या क्या ऐसी अनिवार्य चीज़ें हैं जो होनी चाहिए? इसमें श्वेता जी मुख्य रूप से यदि 12वीं का जो विद्यार्थी है जी तो 12वीं के विद्यार्थी में कुछ तकनीकी कौशल सिखाने के लिए उसको अलग अलग जो इंडस्ट्री हैं यदि वो जाता है तो 12वीं उसके बाद ITI और उसके बाद आपका डिप्लोमा और हायर एजुकेशन, तो 12वीं से लेके और हायर एजुकेशन तक की ऐसी 4 योग्यताएं हैं जी और वो उसमें अलग अलग प्रकार का जो उसको मानदेय प्रतिमाह मिलना है उसके हिसाब से उसको मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमने योग्यता के बारे में जाना और अब मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हम आपने बताया हम तनाव से संबंधित बातचत कर रहे थे कि परिवार में संवाद होना चाहिए और तनाव कम होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे बच्चे अपने आप को तनाव से मुक्त रखने का प्रयत्न करें और अभिभावक उनका साथ दे, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल श्वेता जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और इसका जवाब मैं थोड़ा सा विस्तार में देना चाहूँगा। देखिए, तनाव जो है किसी भी उम्र में अच्छा नहीं है, चाहे वो बच्चे को हो या पेरेंट्स को या किसी को भी हो। बिल्कुल। और ये जो स्टूडेंट लाइफ का जो तनाव है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है अगर इसको सही समय पर मैनेज ना किया जा सके। यहाँ पर जो पहली भूमिका, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे इस बारे में बोला था कि यहाँ पर अभिभावकों की भूमिका जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चा अगर सामान्य से अलग हटकर कुछ कर रहा है या वो खाना नहीं खा रहा है या ज़्यादा खा रहा है, ज़्यादा सो रहा है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है, घर से ज़्यादा दूर रहने लग रहा है, तो आप समझ जाइए कि बच्चे के मन में कोई ना कोई दुविधा है और आप एकदम खुलेपन से अपना दिमाग को खुला करके बच्चे के साथ डायलॉग करिए, संवाद करिए, जानने की कोशिश करिए कि भाई आपके मन में चल क्या रहा है, हमें बताएं, ताकि हम मिलकर उसका समाधान निकालें। बिल्कुल। और जो हमारी प्राचीन भारतीय पद्धति रही है बहुत ही कारगर है। थोड़ा सा ध्यान, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज की आदत बच्चों में डालें, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल में ही गेम खेल लेते हैं और वहीं उनकी सुबह होती है, वहीं शाम होती है। थोड़ा सा उनको प्रकृति से रूबरू कराएं, प्रकृति के पास ले जाएं, उनको थोड़ी स्वच्छ हवा, थोड़ी हरियाली दिखाएं, थोड़ी सी उनका व्यायाम करवाएं। मानसिक व्यायाम तो होगा ही होगा, शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है। और वो कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रह सकता है। बिल्कुल ठीक कहा तो आपने। दिमाग स्वस्थ तब रहेगा जब आप स्वस्थ चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे और करेंगे। बिल्कुल। और जब वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग काम करेगा तो चीज़ें अच्छी होनी है श्वेता जी। जी बिल्कुल ठीक कहा मनोज जी आपने। और मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल का इन बातों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत प्रभाव पड़ता है। और जैसे माता पिता अपनी लाइफस्टाइल रखते हैं, बच्चे भी उसी को ही फॉलो करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे की डाइट यानी खान पान का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल। क्योंकि आजकल के जो ये प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ आ रहे हैं जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं,
बच्चों को घर का ताज़ा स्वच्छ सात्विक भोजन खाने की आदत डालें। जी उससे तन और मन और आत्मा तीनों स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे और यही उनकी सफलता का कारण बनेंगे। ऐसा मेरा मानना है श्वेता जी, और ये मैं खुद भी महसूस कर चुका हूँ। और जी जंक फूड जो हम आजकल देखते हैं बाज़ार में, ये पिज़्ज़ा या बर्गर या बहुत सारी चीज़ें, ये महीने में 1 या 2 बार खाना अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और वो और कहते हैं ना मनोज जी, जी। आपको रोक रही हूँ बीच में, दर्शक भी हमारे जानते हैं कि जी हाँ। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो बिल्कुल अगर आप सही इस बात है, प्रकार बहुत की अच्छी चीज़ें बात अगर आपने खाएंगे कही। तो उसका आपके शरीर जी पर हाँ। पूर्ण रूप से जो है प्रभाव बिल्कुल, पड़ेगा। इसीलिए जो है सात्विक भोजन करना और बिल्कुल। फल फूल ये सब चीज़ें खाना आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर आपसे मनोज जी जानना चाहेंगे कि जी हाँ। जैसे कि आज का हमारा विषय है आपसे बातचीत का शैक्षणिक दिशा का चयन, जी। तो बच्चे किस प्रकार से अपना सब्जेक्ट चुने, किन बातों का वो ध्यान रखें और जी। पेरेंट्स उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्या अर्ली एज से ही नज़र आने लगता है कि बच्चे ये विषय चुनेंगे, इसमें अपना करियर बनाएंगे, या फिर कुछ ऐसा होता है कि जैसे मैंने पहले भी थोड़ा सा इसका जिक्र किया था कि एक विषय को चुनने के बाद बच्चे जी। अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ये तो मुझे नहीं पढ़ना था, परंतु मैंने अब एडमिशन ले लिया है। तो कैसे इन सब को मैनेज किया जाए? एक टेंजेंट पॉइंट आ जाता है लाइफ में। बिल्कुल श्वेता जी, इस तरह के बहुत सारे केसेस मेरे पास आते रहते हैं कि बच्चे और उनके अभिभावक दोनों ही बाद में थोड़े पछताते हुए आते हैं कि ये हमने गलत डिसीजन ले लिया, अब हम क्या करें। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के पछतावा आपके मन में ना हो, दर्शकों और उनके अभिभावक जो भी हैं, जी जो सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, कि मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ बहुत अर्ली एज में जब बच्चा थोड़ा सा समझदार होता है, वो अवस्था होती है 9th और 10th क्लास। जी 10th के बाद तो सब्जेक्ट भी चूज़ करने होते हैं कि किस स्ट्रीम में जाना है, मैथ्स लेना है या साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। तो 9th से ही अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें, उससे ओपन बातचीत करें, उनकी रुचि जाने, उनके इंटरेस्ट जाने कि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, बिल्कुल। ये किन चीज़ों को ज़्यादा देख रहा है सोशल मीडिया पे या टीवी पर, या इनके दोस्त जो हैं वो किस तरह की बातचीत अपने बीच में जब करते हैं, थोड़ा सा उनकी बातचीत सुनने की भी कोशिश करें अगर संभव हो सके तो। जी तो आपको जी पता लगे कि आपका बच्चा किस दिशा में जाने का प्रयत्न कर रहा है या उसको किस दिशा में ले जाया जा रहा है। ये दोनों बातें हो सकती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ले ठीक जाया कहा जाना आपने। थोड़ा सा, जी इसमें सावधानी हमको बरतनी होगी अभिभावक पारिवारिक होने के नाते। दबाव अक्सर बच्चों के ऊपर रहता जी, है। पारिवारिक दबाव जिसको हम बोलते हैं फैमिली प्रेशर, एक होता है पीयर प्रेशर जी। कि मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा। हो सकता है उनकी रुचि अलग हो, उनका एक्सपर्टीज अलग हो, उनकी विशेषज्ञता अलग हो, उनका कैलिबर अलग हो और मेरा अलग हो। तो हम एक जैसे सब्जेक्ट कैसे चुन सकते हैं? सही प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ ये बात समझिए कि आप एक यूनिक पर्सनालिटी हैं। आपकी चॉइस, आपका करियर, आपकी जी। कैलिबर, आपकी योग्यताएं, आपका टैलेंट अलग है। उसको कॉपी करने की कोशिश ना करें। पहचानिए कि मैं किस फील्ड में अपना करियर बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता हूं, उसको पकड़िए। उसका मार्गदर्शन देने वाले सबसे अच्छे आपके घर में ही मौजूद हैं, आपके अभिभावक। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो फिर हम जैसे काउंसलर काम आते हैं। जी किसी बिल्कुल। अच्छे काउंसलर से बात करिए। अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर आपको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं या किसी कारणवश आपके अभिभावक आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं मार्गदर्शन के लिए, तो इंटरनेट सबसे बढ़िया साधन है। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका सदुपयोग इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जी यूट्यूब है, उस पर डालिए, गूगल पर सर्च करिए कि ये सब्जेक्ट लेकर आगे करियर में क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं और किस ऊंचाई तक हम जा सकते हैं। ये मेरा छोटा सा सजेशन है श्वेता जी। जी इसके अलावा वो ये देखते रहें कि हम किस करियर में, किस फील्ड में जा सकते जी। हैं। इसके लिए मैं अक्सर एक सजेशन देता हूं, अगर आप अनुमति दें तो जी मैं बिल्कुल बताना स्वागत चाहूंगा। है। बिल्कुल तो आप सभी से मेरा निवेदन है दर्शकों कि अपने बच्चों को ये गाइड करें कि करियर में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रेडी रखें। प्लान ए वो है जो आपके दिमाग में सर्वोपरि है कि हाँ मुझे करना है। जी मान लीजिए मैं बायो लेता हूँ, बायोलॉजी लेता हूँ, तो मुझे डॉक्टर बनना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाता है। पर क्या अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो फिर प्लान बी क्या है, यानी उसका दूसरा विकल्प क्या है मेरे बिल्कुल। करियर में। अगर वो भी नहीं हो पाया तो प्लान सी यानी तीसरा विकल्प में क्या पसंद कर सकता हूँ जिससे
मैं अपने करियर में संतुष्ट महसूस कर सकूं, अपना नाम कमा सकूं और एक अच्छा सेटिस्फाइंग करियर में हासिल कर सकूं। जी, बिल्कुल ठीक कहा मनोज जी आपने। जी। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिस विषय को हम पसंद करते हैं या जिस काम को हम पसंद करते हैं या चुनते हैं, वो जी हमें हाँ। कभी भी बोझ नहीं लगता है। बिल्कुल। तो हम जब प्रैक्टिकल दुनिया में जाते हैं, जब हम जी। पैसे कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, तो हम उस काम को बहुत आनंद के साथ करते हैं। बिल्कुल। अगर हमें ज़बरदस्ती या किसी पारिवारिक या सामाजिक दबाव के अंतर्गत ये काम करना होता है, तो वो हमें बोझ सा लगने लगता है। क्या कहते जी हैं आप हाँ। इस विषय में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप श्वेता जी। और फिर अक्सर ये होता है कि इस तरह के केसेस जो आपने बताया जी कि बच्चा बनना कुछ और चाह रहा था, जी किसी तरह के दबाव में आकर कुछ और करियर ऑप्शन चूज कर लिया, अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेशन, वो अवसाद से वो ग्रसित हो सकता है, कुछ दूसरा कदम उठा सकता है, या फिर हो सकता है कि वो अपने करियर में कंटिन्यू भी ना कर पाए, सही क्योंकि बात। वो अवसाद, वो तनाव इस कदर हावी हो जाता है मन और मस्तिष्क पर जी कि आगे जाकर अच्छा भला करियर जो बनता दिख रहा था वो शायद नहीं हो पाएगा। तो मेरा फिर से ये निवेदन है जी कि प्लीज़ सभी अभिभावक ये ध्यान दे लें प्लीज़ कि अपने बच्चे को वही करने दें जो उसकी योग्यता है, जो उसकी क्षमता है, जिसमें वो आगे बढ़ सकता है। और ये आपसे अच्छा कोई नहीं जान पाएगा, या फिर आप उनके टीचर से भी संपर्क कर सकते हैं, उनकी मार्कशीट देख लें कि किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, पूछ लें कि क्या आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है। जी 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 और अक्सर आप पाएंगे कि मिसमैच बहुत ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल। ये कभी ना कभी हमारे साथ भी हुआ था, पर थैंकफुली ईश्वर का धन्यवाद है कि हम बाद में संभल गए जी और एक अच्छा वो पकड़ लिया। आज ईश्वर की कृपा है, सौभाग्य कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है और जी, मैं इन जी, लोगों जी। को कुछ बता पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने आप को जागरूक रखें, हर फील्ड की कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर इकट्ठी करते रहें, समाचार पत्र पढ़ें, अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और संवाद लगातार हाँ। करते रहें और साथ ही साथ जितने भी विकल्प मनोज जी ने बताया उसके साथ नमस्कार एमपी का मंच तो आपके साथ है ही। यहाँ जी। से हम लगातार आपको जो है इतनी सारी जानकारी देते रहते हैं, हमारे विशेषज्ञों को बुलाकर आपसे सीधा संवाद करते हैं। चलिए दर्शकों, अब जानते हैं प्रजातंत्र जी से, जैसे कि मनोज जी से भी हम बातचीत कर रहे हैं बहुत सारे करियर ऑप्शन की। तो अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, तो यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर युवा काम कर सकते हैं और अपने कौशल विकास को पूर्ण कर सकते हैं? श्वेता जी, इसमें जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अलग अलग प्रकार के सेक्टर दिए हैं, जी उसमें इंजीनियरिंग से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें आपका सिविल है, मैनेजमेंट है, जी और साथ में जो सेवा के क्षेत्र हैं, जी होटल मैनेजमेंट है, टूरिज़्म है, तो इस प्रकार के लगभग एक 18 से 20 सेक्टर हैं और उसके अंतर्गत एक 700 प्रकार के अलग अलग काम हैं। जी, ये तो बहुत ही लंबी फहरिस्त है। 700 जो है सेक्टर्स ओपन है युवाओं के लिए। जैसे कि मनोज जी हम बातचीत कर रहे थे, आपने भी जी कहा हाँ। था कि मैं कुछ विषय अलग से एड ऑन करना चाहता हूँ या बताना जी। चाहूँगा। जैसे कि प्रजातंत्र जी ने जी बताया हाँ, कि जी हाँ। इंजीनियरिंग है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है जी और हाँ। भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो युवाओं के लिए खोल दिए गए हैं। जी। तो आप भी कुछ बताएं, ऐसे कौन से नए सेक्टर्स हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रस्तावित ये सीखो कमाओ योजना जी। के तहत जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो है ही, इन्हीं से और आगे बढ़कर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे भविष्य के देश निर्माता हैं, जी। वो अपना भविष्य और भी सेक्टर्स में बना सकते हैं। जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गया, जी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं AI विथ ML, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। जी जो हम लोग ये ओला यूज़ करते हैं या उबर यूज़ करते हैं, या जो हम एलेक्सा का इस्तेमाल करते हैं, ये सब बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, बायोजेनेटिक्स है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग है, अरोमा थेरेपी है। कृषि में भी इतना ज़्यादा आजकल विकास हो गया है कि उसमें अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक यूज़ कर आप अपनी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। आपको ना अपना स्थान छोड़ना है, ना अपनी ज़मीन छोड़नी है, और वहीं पर रहकर आप देश के उन्नति में बहुत अच्छी भागीदारी
दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही जी हाँ। मनोज जी आपने कि देश की उन्नति में आज का युवा अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से दे सकता है, क्योंकि जी हाँ। सरकार ने उनके लिए अब ऐसे कई सारे द्वार खोल दिए हैं जो उनके कौशल विकास को तो पूरा कर ही रही है, साथ ही उनके सुनहरे भविष्य का सपना लेकर भी उनके सामने प्रस्तुत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, धन्यवाद आपने श्वेता इतनी जी। अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की और अपने अनुभव बताए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर हमने बहुत कुछ जाना श्री मनोज श्रीवास्तव जी से कि किस प्रकार उनके 33 साल का अनुभव आज यहाँ उन्हें लेकर आया है, जहाँ पर वो दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम के मंच से आपको, हमको, सभी को मार्गदर्शन दे रहे हैं, साथ ही ऊर्जा भी प्रदान कर रहे हैं। अब आइए, कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारी के बाद समय है कुछ गीत संगीत का। तो आइए आपको दुष्यंत कुमार जी की एक रचना दिखा रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। अगर खुदा न करे सच्चे ख्वाब हो जाए, अगर खुदा न करे सच्चे ख्वाब हो जाए, तेरी सहर हो मेरा आफ़ताब हो जाए, तेरी सहर हो मेरा आफ़ताब हो जाए, अगर खुदा न करे सच्चे ख्वाब हो जाए। बहुत करीब ना हो, यकीन नहीं होगा, बहुत करीब ना हो, यकीन नहीं होगा, ये आरज़ू भी अगर कामयाब हो जाए, ये आरज़ू भी अगर कामयाब हो जाए, अगर खुदा न करे सच्चे ख्वाब हो जाए। वो बात कितनी भली है जो आप कहते हैं, वो बात कितनी भली है जो आप कहते हैं, सुनी तो सीने की धड़कन रबाब हो जाए, सुनी तो सीने की धड़कन रबाब हो जाए, अगर खुदा न करे सच्चे ख्वाब हो जाए। गलत कहूँ तो मेरी आक़िबत बिगड़त है,
गलत कहूँ तो मेरी आकबत बिगड़त है, जो सच कहूँ तो खुद ही बेनकाब हो जाए, जो सच कहूँ तो खुद ही बेनकाब हो जाए। अगर खुदा न करे सच्चे ख्वाब हो जाए, अगर खुदा न करे सच्चे। तो दर्शकों, इस सुंदर सी रचना के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और ये सुंदर सी रचना जो है आपके लिए हमने प्रस्तुत की इस लाइव कार्यक्रम में, जिसे भोपाल मध्य प्रदेश के स्टूडियो में ही रिकॉर्ड किया गया था। उपासना जी इस गीत को गा रही थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कार्यक्रम अलग अलग खास लोगों के साथ साथ रंगों से भी सजा हुआ है, तो उसका एक रंग तो हमने अभी पहले भाग में देखा, लेकिन अब द्वितीय भाग में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी प्रतिभावान शख्सियत से जो कि आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है। आइए स्वागत करते हैं श्री अक्षय डिग्रसे जी का। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिचय के मोहताज नहीं होते हैं। मैं जानती हूँ कि आपने अक्षय जी का फ़ोटो न्यूज़पेपर में ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा, या आपने टेलीविज़न में भी उन्हें देखा होगा, क्योंकि आज हमारे साथ अक्षय जी MPPSC 2020 के प्रथम रैंक के डीएसपी रैंक के एक ऐसे प्रतिभागी हैं जिन्होंने अपने पहले ही प्रयत्न में ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए और उनकी कड़ी मेहनत के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्षय जी। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपने मध्य प्रदेश के लिए बेहद गौरव का काम किया है, और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि आपने अपने पहले ही प्रयत्न में इतनी कड़ी परीक्षा को पार कर लिया। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके शुरुआती दिनों की बात हमें बताएं कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, आप किस जगह से आते हैं, और आपने कब सोचा था कि मुझे इस जगह पहुँचना है। सबसे पहले दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट की। उसके बाद से मैं MPPSC की तैयारी कर रहा हूँ। वैसे तो मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में बोडी गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैंने अपना ग्रेजुएशन NIT भोपाल से किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो 2018 के बाद से मैंने MPPSC की तैयारी चालू की है जी। और इसके लिए मुझे प्रेरणा तो यदि देखा जाए तो पहले से जो स्कूल्स के टाइम पे और कॉलेज के टाइम पे जितने भी अधिकारीगण आते हैं जी। और जो मेरे कॉलेज के सीनियर्स हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में ऑफिसर्स हैं, उनसे मुझे प्रेरणा मिली। और कॉलेज के दौरान भी मैं बहुत सारे ऐसे इवेंट्स के माध्यम से जुड़ा रहा बड़े अधिकारियों से और शख्सियतों से जी। तो ये मेरा मोटिवेशन रहा। और 2018 से मैंने तैयारी चालू की और उसके बाद से 2019 में मैंने दिया था अटेम्प्ट, जिसका मेरा इंटरव्यू है अभी। और 2020 का जो मैंने इंटरव्यू दिया है तो उसमें मुझे राज्य में DSP लिस्ट में पहली रैंक प्राप्त हुई है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज आप को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे साथ अक्षय जी कार्यक्रम में लाइव शो में हैं। अगर दर्शकों आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं उनके विषय से संबंधित या परीक्षा की तैयारी से संबंधित, तो सीधे अक्षय जी से आप बातचीत कर सकते हैं। फ़ोन लाइन अभी भी ओपन है। और अक्षय जी, ये सवाल लाजमी तो नहीं है लेकिन पूछ लेना चाहिए कि आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 26 वर्ष है। जी बताइए, 26 वर्ष की इतनी छोटी सी आयु में आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो जाहिर सी बात है कि आप अपना लक्ष्य शुरुआत से ही लेकर चले। जैसे कि आपने बताया कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा जिससे आप डगमगाए नहीं? बैकग्राउंड स्तर पे यदि देखा जाए इस क्षेत्र में आने के लिए चुनौतियाँ, तो सबसे पहला ये रहता है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है जी। यदि आपके क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा अच्छे स्तर पर मौजूद नहीं है तो आपका बेस कमज़ोर रहता है जी। परंतु मैं आपको सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के शासकीय स्कूलों में भी हुई है मध्य प्रदेश शासन के जी। और उसके बाद भी जो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है वो भी शासकीय कॉलेज से किया है NIT भोपाल से। तो यदि आप इस फील्ड की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्राइवेट फील्ड के किसी
संस्थान से अपनी ग्रेजुएशन या फिर कोई तैयारी करें। आप शासकीय विद्यालय से तैयारी करके भी आ सकते हैं, और जो आपको कठिनाइयाँ आती हैं, यदि आपके मार्गदर्शक बहुत अच्छे हैं तो आपकी कठिनाइयों को बहुत आसानी से वो दूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मार्गदर्शक का होना बेहद आवश्यक है आपके जीवन में, क्योंकि आपके पथ प्रदर्शक ही आपको बताते हैं कि आपको किस राह की तरफ बढ़ना है, कहाँ से मुड़ना है। और आइए अब थोड़ा सा मुड़ जाते हैं हम भी कार्यक्रम में और पूछते हैं प्रजातंत्र जी से, जैसे कि यहाँ पर कई सारे अन्य फील्ड्स की बात हो रही है। जैसे कि आपने बताया कि 700 सेक्टर्स खोले गए हैं, बहुत सारे ऐसे द्वार खुले हैं युवाओं के लिए जहां पर वो अपने आप को पूर्ण रूप से कौशल में जो है पारंगत कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कुछ खास सेक्टर्स की, तो आप किन सेक्टर्स का नाम लेना चाहेंगे जिनके लिए मुख्यमंत्री जी ने सीखो कमाओ योजना, जिसे हम स्काई के नाम से भी जानते हैं, वो लॉन्च की है? ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं, उनके विषय में थोड़ा प्रकाश डालें। प्यारे दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें जो हमारे मध्य प्रदेश में जी अलग अलग प्रकार के संस्थान हैं, आईटी के संस्थान हैं, जी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हैं, उसके बाद कोई मैकेनिकल्स की जो अलग अलग कंपनीज हैं, जी तो वो ऐसे सेक्टर हैं। जैसे अकाउंटेंट में हम देखते हैं कि टैली वगैरह है, उसको भी हम जी। अकाउंटेंट में प्रयोग जी, करते हैं। वित्तीय सेवाओं की अगर बात करें तो वो भी उसमें सम्मिलित है। फाइनेंशियल सेक्टर में भी अलग अलग बैंकिंग में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी, जो आज के टाइम पे देखते हैं कि मशीन लर्निंग है, एआई है, जी और जो पोर्टल के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा इंटरेक्टिव जो हम काम करते हैं, तो इस प्रकार से हम देखेंगे, चाहे वो स्क्रीन प्रिंटिंग से लेके हमारा मैकेनिकल, गैस कटर और हेल्थ की भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। उन सर्विसेज को यदि हम देखेंगे तो ऐसे बहुत प्रकार के, मैंने जो पहले कहा आपको कि 18 सेक्टर हैं, 18 में से 700 अलग अलग प्रकार के काम हैं। तो इन सब में मुख्य रूप से मुझे लगता है कि जो रुचि का विषय आता है, क्योंकि व्यक्ति की यदि रुचि जिसमें है, क्योंकि व्यक्ति जो है कोई आईटी के फील्ड में बैठ के अच्छे से काम कर सकता है, कोई मैकेनिकल के फील्ड में वो अपना इंजीनियरिंग का काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कई लोगों का बचपन से इंटरेस्ट रहता है। तो इस प्रकार से रुचि बहुत महत्वपूर्ण रखती है, और मुझे लगता है कि सरकार ने ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए युवाओं के बीच में ये सारे सेक्टर रखे हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में सारी कंपनियां भी हैं, और जो कंपनी मध्य प्रदेश में नहीं है वो हमारे मध्य प्रदेश के बाहर भी हैं, नोएडा, गुड़गांव में और दिल्ली में, हरियाणा में जो ऐसी कंपनियां, उनके साथ भी टाई अप करके सीआईआई और फिक्की के साथ में भी बातचीत करके ऐसे सारे सेक्टर के बीच में काम करने का इसमें प्रयास किया है। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और जब प्रयास की बात आती है तो प्रयास हमेशा सफल होता है, क्योंकि आप बार बार जब प्रयास करते हैं तो आप जो है अंत में अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। जैसे कि अक्षय जी ने अपने लक्ष्य को पा लिया, और वो भी प्रथम प्रयास में। जी, हम यहाँ पे प्रयासों की बात कर रहे थे। अक्षय जी, जैसे कि अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे जो छात्र छात्राएं होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होते हैं, वो बार बार प्रयास करते हैं। कुछ तो बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, जैसे कि आप, लेकिन कुछ लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है उनके जीवन में कि आत्मविश्वास की एक कमी आती है। तब क्या किया जाए? क्या आपकी जर्नी में भी ऐसा कुछ हुआ था? हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है, ये अपने आप में बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है। इसमें किसी का प्रथम प्रयास में हो जाता है, कोई एक से ज़्यादा 4-5 प्रयास भी देते हैं जी। तो ये प्रयास जितने ज़्यादा होते हैं, आपका धीरे धीरे मोटिवेशन लेवल कम होते रहता है। तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो उसके बाद से बीच में 2 वर्ष में कोरोना महामारी का भी दौर चला जी। तो सब कुछ अपना पढ़ाई और तैयारी छोड़ के घर जाके रहना पड़ा, तो मोटिवेशन की कमी रहती। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि घर में माता पिता का और अपने दोस्तों का जो सहयोग है जी, जो मार्गदर्शन, जो हमारे मार्गदर्शक रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, उनके द्वारा जो भी मोटिवेशन दिया जाता है, तो आपकी तैयारी में वो आपको बनाए रखता है। और इससे अतिरिक्त मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये तो आउटर मोटिवेशन है। यदि आपके अंदर से एक इनर मोटिवेशन रहता है कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना ही है जी, तो वो मोटिवेशन आपको लगातार बनाए रखता है। यदि आप कुछ प्रयासों में असफल भी होते हैं तो लगातार आप अपने आप को एनालाइज करते हैं और जो आपकी गलतियां रहती हैं उसको अपने आने वाले प्रयासों में सुधारते हैं। बिल्कुल। और आपका सिलेक्शन जरूर होता है। जी, अक्षय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारे दर्शक भी उत्सुक होंगे जानने के लिए, आपने प्रथम प्रयास में ही ये कड़ी परीक्षा पास की है, तो आपका क्या शेड्यूल रहा है? कितने घंटे आप अपनी पढ़ाई को देते थे? किस तरीके से आप प्रश्नों की तैयारी करते थे? कितने समय आप घूमने फिरने और बाकी चीज़ों में देते? मतलब कहने का यह है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? जी बिल्कुल,
मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट के लिए ऐसा करना चाहिए कि लगभग आपको डेली 7 से 8 घंटा तो कम से कम देना चाहिए पढ़ने के लिए। जी। और जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो सिविल सेवा परीक्षा है, इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम ये है कि आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आंसर राइटिंग करें। आंसर राइटिंग में भी फैक्चुअल चीज़ें और प्रेजेंटेशन, उसके अलावा अगर कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी है वो भी चेक की जाएगी। जी। उसकी आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, जितना अगर हो सके तो टेस्ट सीरीज़ दीजिए। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे ज़्यादा कि आप अपना एक मार्गदर्शक जरूर रखिए, जो आपका कोई टीचर हो सकता है, कोई सिलेक्टेड एस्पिरेंट हो सकता है या सीनियर एस्पिरेंट हो सकता है, उससे लगातार मार्गदर्शन लेते रहिए। अच्छे नोट्स पढ़िए, कम नोट्स पढ़िए, बार बार उसको रिवाइज करते रहिए। जी, जैसे ये तो आपने बताया कि किस तरीके से पूरी पढ़ाई आपने की और आपने कुछ एडवाइस भी दी हमारे युवा दर्शकों को, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपका साक्षात्कार हुआ था, जब आपका इंटरव्यू हुआ था, तो किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे गए थे और उसमें कोई ऐसा खास या रोचक प्रश्न जो आपको याद हो, वो हमारे दर्शकों को बताएं, मुझे बताएं। जी, मेरा ये जैसे कि पहला इंटरव्यू था आयोग में, तो मेरा राजेश लाल मेहरा सर का बोर्ड था और उस दिन का मेरा पहला ही इंटरव्यू था। तो मुझसे इंटरव्यू में बेसिकली मेरे बैकग्राउंड के क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ जी। और मेरे परिवार का पारिवारिक व्यवसाय कृषि है, तो कृषि से रिलेटेड पूछा गया। और जो मेरा गृह जिला है, उसके बाद में मेरी टेक्निकल जो डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। और जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री का आप प्रशासन में क्या उपयोग कर सकते हैं। और एक चीज़ ये भी पूछा गया कि जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था कि आप इंजीनियर भी हैं और बैकग्राउंड से किसान भी हैं, तो बताइए किसान और इंजीनियर का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसे मध्य प्रदेश की प्रगति में योगदान देगा। तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था। जी, वाकई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और अब एक क्वेश्चन हम प्रजातंत्र जी से भी जानना चाहेंगे। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो क्या समय निर्धारित किया गया है उनके प्रशिक्षण के लिए? युवाओं को कितने समय में प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके विषय में कुछ बताएं। श्वेता जी, इसमें 1 वर्ष का समय है जी। और साथ में ही इसमें 6 महीने और 9 महीने का भी समय है, 6 महीने और 9 महीने। जी। तो जो भी इसमें कौशल लेने वाले परीक्षार्थी हैं, जो इसके परीक्षार्थी हैं, जी। तो वो इसमें उसके जो कोर्स हैं, उस कोर्स के अनुसार ही उनको ये प्रशिक्षण दिया जाने वाला है। मुख्य रूप से जो मैकेनिकल के जो प्रशिक्षण होते हैं उसमें समय 1 वर्ष का लगता है, और कुछ वित्तीय संस्थाओं के जो प्रशिक्षण होते हैं तो उसमें 6 महीने और 9 महीने लगते हैं। जी। तो जो पहले भी मैंने कहा कि जो अलग अलग सर्विसेज हैं, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो हेल्थ हो, और उसके साथ में ही इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो उनके कोर्स के अनुसार 1 वर्ष, 6 महीने और 9 महीने ये समय उनको लगने वाला है। निर्धारित किया गया है। आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्या योजना का लाभ लेने के लिए छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है? क्या युवा को यहाँ का होना, मध्य प्रदेश का होना अनिवार्य है इस योजना के अंतर्गत? बिल्कुल श्वेता जी, इसमें जी। जो भी प्रशिक्षार्थी है उसको यहाँ मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। और वो हमारे जो अलग अलग अंचल हैं, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे मालवा हो, चंबल हो, और भी अलग अलग जो हमारे, चाहे यहाँ नर्मदापुरम हो, कोई भी अंचल से है, तो वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जी, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत सारी जानकारी दी प्रजातंत्र जी हमें मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से संबंधित। अब अक्षय जी से जानना चाहेंगे कि अक्षय जी, जो युवा छात्र छात्राएं ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस प्रकार से तैयारी करें और कैसे आगे बढ़ें MPPSC जैसे कठिन एग्जाम को पास करने के लिए, कुछ बताएं। जी, मैं जितने भी दूरदर्शन के दर्शक हैं और इसके अतिरिक्त जितने भी मध्य प्रदेश के छात्र हैं, युवा छात्र हैं जो लोक सेवा में आना चाहते हैं, उनको सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो अपनी क्षमताओं को कम ना आके आप भी सभी इस क्षेत्र में आ सकते हैं। जैसे मेरा बैकग्राउंड ग्रामीण बैकग्राउंड है और मैं बहुत ही आंतरिक क्षेत्र से आता हूँ, तो सभी लोग आ सकते हैं। एक बार आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और सही गाइडेंस में तैयारी करें और अपना लक्ष्य आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि लक्ष्य निर्धारित करें, उसके बाद काम करना शुरू करें तो आप ज़रूर सफलता पाएंगे। अक्षय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और वो भी आपके पहले ही प्रयत्न में। इस तरीके की जब ऊर्जावान व्यक्ति हमारे सामने होते हैं दर्शकों, और हम उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो अपने आप में भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और मैं तो ये महसूस कर रही हूँ, प्रजातंत्र जी भी ये महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के माध्यम से युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी
इस प्रकार की योजनाओं के बारे में संबंधित जानकारी होना भी आवश्यक है। अगर आपको जानकारी नहीं होगी, अगर आप अवेयर नहीं होंगे, तो किस प्रकार से आप इस सभी योजनाओं का जो है लाभ उठा पाएंगे। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमें प्रजातंत्र जी दे रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ अक्षय जी हैं। अक्षय जी, आपसे जाते जाते एक प्रश्न और करना चाहेंगे कि इन सभी चीज़ों के दौरान, जैसे कि आपने बताया कि कोविड भी उस दौरान रहा, आपकी तैयारियों के दौरान रहा, आप कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करते थे? आप क्या कुछ ऐसा करते थे पढ़ाई के अलावा? ऐसे आपने तो बताया कि 7-8 घंटे का शेड्यूल आपका पढ़ाई का था, लेकिन आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या कुछ करते थे? एंटरटेनमेंट के लिए बेसिकली मैं तो म्यूज़िक सुनता हूँ, और शास्त्रीय संगीत भी मुझे अच्छा लगता है, और जो आजकल का मॉडर्न संगीत है वो भी अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त मुझे घूमना पसंद है। जी। तो जब मैं तैयारी के दौरान इंदौर शहर में रहा, कुछ समय घर में भी रहा छिंदवाड़ा में, तो आसपास की जो जगह है वहाँ पे घूमते रहता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई नॉवेल्स वगैरह पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए वो बहुत अच्छा रहता है, आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव करती है। जी बिल्कुल, यानी कि ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं आपके सामने, परंतु समय को आप जो है ठीक तरीके से निर्धारित करें। प्रजातंत्र जी, आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि युवाओं को कुछ संदेश दें, सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी दर्शकों से ही कहना चाहता हूं कि इस योजना का जो लाभ है हम सबको लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि अलग अलग अंचलों की अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति होती है। तो जैसे कि बुंदेलखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, तो उसके अनुसार अलग प्रकार के प्रशिक्षण हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको किस प्रशिक्षण में जाना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही संदेश है कि जो युवा जो 18 से लेकर 29 वर्ष का है जी। वो इस सीखो कमाओ योजना का लाभ उठाए, क्योंकि एक समय सीमा में ही इसका पंजीयन करना है, और 1 अगस्त से ये जो योजना है उसमें आप इसमें प्रारंभ करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि समय की सीमा है, उस समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने मध्य प्रदेश के विशेषकर जो ग्रामीण अंचल के युवा हैं उनको जरूर इसमें प्रतिभागी के रूप में आना चाहिए। और चूंकि इसका जो भी पंजीयन है वो ऑनलाइन है, तो एक बार उसको अच्छी तरीके से उसको भरें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करें, और इसके माध्यम से आप अपना कुछ उद्यम भी लगा सकते हैं। जहाँ पर आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ रोजगारी प्राप्त कर सकते हैं, और अपने जीवन में कौशल को लेके परंपरागत जो उद्योग हैं उन उद्योगों को भी आप बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि वहाँ की जो भी क्षेत्र की जनता है उसका लाभ आपके माध्यम से उनको मिलेगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो भौगोलिक जितनी भी संरचनाएं हैं, जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनको भी बढ़ावा मिलता है। और अगर परंपरागत उद्योगों को आप आगे लेकर आते हैं तो एक तरीके से कहना चाहिए कि सीधी सी बात है कि हम आत्मनिर्भर बनने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? अगर आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करें और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से जी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तभी बनेगा जब यहाँ का जो है हर युवा जी। और यहाँ का जो भी नागरिक है वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ, अपने कर्तव्यों के साथ काम करेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार की ऐसी बहुत प्रकार की योजना है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, उसमें स्वावलंबन का विषय आता है। यदि आपके रुचि का कोई आप व्यापार स्थापित करना चाहते हैं, आप कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, तो वो उद्योग आप बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करके लगा सकते हैं। वो आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने प्रजातंत्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। अक्षय जी, आपका अनेक अनेक धन्यवाद, आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं दूरदर्शन परिवार की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से, मेरी ओर से, क्योंकि आप हमारे मध्य प्रदेश का गौरव हैं और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाते जाते यहाँ पर एक श्रद्धांजलि, आइए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच, उन्हें दूरदर्शन परिवार और कार्यक्रम नमस्कार एमपी श्रद्धांजलि दे रहा है। 9 जुलाई 2023 को उनका देवलोक गमन हो गया जी। तो यहाँ पर दूरदर्शन परिवार की ओर से निर्मला बुच जी को श्रद्धांजलि। दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम से मैं यानी श्वेता आपसे विदा लेती हूँ और इस वादे के साथ कि जल्द ही एक नए अंक में आपके साथ मुलाकात होगी। साथ ही आप इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक देख सकते हैं और ये कार्यक्रम YouTube पर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और कार्यक्रम नमस्कार एमपी से जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।